क्लास 7 का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी, और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में समझ गए थे, डेमोक्रेसी के कैसे फैला और डेमोक्रेसी का कितना पार्ट था। तो इसी में आप देखिएगा कि जो गवर्नमेंट होती है वो दो तरीके के यहाँ पे डेमोक्रेसी होते हैं। पहला होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी दो तरीके से हो सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है, और रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे एग्जांपल लेकर के चलिएगा, तो इसको मान लीजिए इंडिया, ये इंडिया में किस तरीके का डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यूएसए में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमेशा आप नाम सुनिएगा कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट। तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का ज़्यादा वैल्यू होता है, और इंडिया में किसका ज़्यादा वैल्यू है? तो प्राइम मिनिस्टर का। जैसे नरेंद्र मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है, तो वहाँ रियल हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर हो। प्राइम मिनिस्टर को हम लोग वोट करते हैं, या प्रेसिडेंट को वो लोग खुद मिल करके करते हैं, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। यहाँ पे प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर और काउंसिल होंगे लेजिस्लेशन में, तो वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो काउंसिल मिनिस्टर है या लेजिस्लेटिव मिनिस्टर है उन कांग्रेस के मेंबर हों। देखिए वहाँ पे यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा उसमें कांग्रेस बोला जाता है पार्लियामेंट को। तो यहाँ को टूट जाएगी, फिर से इलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और यूएसए में जैसे देखिएगा तो यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता पार्लियामेंट का। ये प्रेसिडेंट अलग से नॉमिनेट करके चुने जाते हैं वोटिंग करके, और वहाँ के जो मेंबर हैं मिनिस्टर है वो अलग नॉमिनेट करके चुने जाते हैं। दोनों का अलग अलग पावर होता है। और यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट को हटाना होगा उसके टेन्योरशिप में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, कांट बी इजली रिमूव, उसको इजली रिमूव नहीं कर सकते। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प को हटाना है तो उसको इजली रिमूव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उसमें इनरिचमेंट लाना पड़ेगा। इनरिचमेंट एक प्रोसेस है जब प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। यहाँ पे देखिए यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। यूनिटरी मतलब समझ रहे हैं कि एक यूनाइट, मतलब एक कंट्री है उसके सेंटर में पावर हो, या सारे स्टेट पे वो कब्जा करता हो। जैसे इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में दिल्ली एक सेंटर है, ठीक है, ये इंडिया है। अब इंडिया में जो दिल्ली है वो सेंटर है, सब सारे को कंट्रोल कर रहा है। तो इंडिया में किस तरीके का गवर्नमेंट है? तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें एक सेंटर हो और सबको वो कंट्रोल करे, और सबका अलग अलग भी पावर हो, लेकिन सेंट्रल इसमें ज़्यादा पावर होता है सेंट्रल के पास। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऑल पावर इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। होल टेरिटरी में जितने भी सिंगल पॉइंट जो भी है उसमें जो मेन पावर होगा वो सेंटर के पास होगा। इसमें जो है आपका दो तीन चीज़ और, देयर इज़ नो नीड ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जाम्पल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इसमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यूनाइटेड किंगडम में वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, और इंडिया में जो है वहाँ का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। तो दोनों जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूके में भी और इंडिया में भी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यूएसए में चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्टेट भी बहुत पावरफुल होते हैं, और सेंट्रल में भी पावर इक्वल पावर होता है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल हो, स्टेट के पास उतना पावर नहीं है। तो इसमें जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। स्टेट के पास भी पावर होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। देयर इज़ नीड ऑफ द रिटर्न, इसमें रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत एकदम होती है। आपको देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल गवर्नमेंट होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल, कैरेक्टर इसका फेडरल है, ठीक है, लेकिन है कौन सा गवर्नमेंट इंडिया में? तो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे यूनियन इसका ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पे देखिएगा की फीचर्स है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी के की फीचर्स में आपका आ जाएगा फ्रीडम। डेमोक्रेसी में हम लोग को फ्रीडम मिलेगा, सब आपको फ्रीडम डिक्टेटरशिप में नहीं मिल पाएगा जितना आपको डेमोक्रेसी में मिलेगा, कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। फॉर्मल इक्वलिटी, यहाँ पे अमीर गरीब छोटा कास्ट या बड़ा कास्ट कोई भी रिलीजन्स को हैं आप सब इक्वल हैं, इक्वल सबको ट्रीट किया जाएगा। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, यहाँ पे देखिए अपोज या एक्सपोज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एवरी पॉइंट, आप गवर्नमेंट को एक्सपोज कर सकते हैं, या गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ में आप कुछ बोल सकते हैं। या यहाँ पे दो पार्टी होती हैं, जैसे देखिए अगर अभी मोदी सरकार कुछ गलत कर रहा है तो कांग्रेस जो है उसको अपोज करते हैं तुरंत कि हाँ ये गलत है। तो ये जो है इसी को बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। तो दोनों डिफरेंसेस एक ही जगह पे रह रहे हैं। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अगर कोई डिसीजन लेना है तो ये जो डिसीजन जो लिया जाता है बाय द पीपल हैंड के द्वारा, इसको समझने के लिए ये समझिए कि जो आप रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, जो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वो पीपल लोग चुनते हैं डायरेक्ट, और वहाँ जा करके वो लोग पीपल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन जो लिया जाता है वो पीपल के अकॉर्डिंग लिया जाता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी में पीपल के हक के अनुसार कि पीपल के लिए क्या अच्छा है। डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता।
एक्टिव पार्टिसिपेशंस ऑफ द सिटीजन्स, इसमें देखिए एवरी सिटीजन्स वो जो बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, प्रेसिडेंट भी बन सकता है, एक आम आदमी भी यहाँ पे। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप में देखिएगा तो जो राजा का बेटा होगा वही राजा बन सकता है, कोई अदर कोई नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप प्रेसिडेंट तक बन सकते हैं, कोई भी आदमी बन सकता है। ओके। डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा अच्छा है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी रूल करते हैं। यहाँ पे अगर बिल पास करना रहेगा कोई भी चीज़ का, अच्छा बिल क्या होता है आप आगे क्लास में देखिएगा कि कोई भी मनी बिल होता है तो वो मनी बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी आपको 50% या उससे अधिक होना चाहिए। लेजिस्लेचर क्या होता है, ये जो पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट में हाउसेस बटे हुए हैं, जैसे राज्यसभा, लोकसभा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ जितना भी बिल पास करना रहता है तो आपको मेजोरिटी होना चाहिए, और मेजोरिटी के ज़रिए ही पास होगा। कोई यहाँ पे कुछ लोग डिसीज़न नहीं ले सकते, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डेमोक्रेसी का। यहाँ पे इन्हांसिंग ह्यूमन डिग्निटी, डिग्निटी मतलब होता है गौरव, कि आप अपने गौरव, आप अपने इज्जत को यहाँ पे इन्हांस कर सकते हैं। यहाँ पे लिबर्टी मतलब होता है आपका इंडिपेंडेंस, आपको इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र हैं आप यहाँ पे कोई भी चीज़ बोलने के लिए, या होता है ना फ्रीडम टू स्पीक, आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, या सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। इक्वलिटी है यहाँ पे, अमीर गरीब सब एक है, और रिलीजियस से भी इक्वलिटी है। ये सब यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल है उनको कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन दिया हुआ है, कि वो अपने रिजर्वेशन के ज़रिए अपने इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा कर सके। जैसे जॉब में रिजर्वेशन मिलते हैं एससी को, ओबीसी को, क्यों दिया जाता है, क्योंकि उनका समाज में इज्जत बन सके, क्योंकि वो अच्छे जॉब पे चले जाएंगे, पैसा कमाएंगे, जिनसे वो इक्वलिटी आएगा समाज में। उसके बाद यहाँ पे देखिए पंचायत के बारे में दिया हुआ है। तो पंचायत को महात्मा गांधी का ये सोच था कि हर विलेज में एक एक गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए विलेज में होता क्या है कि विलेज में जो सबसे ज़्यादा एल्डर पर्सन होंगे तो वही जो है पूरा हेड होते हैं विलेज में, और वो सब कुछ को संभालते हैं। लेकिन कुछ ऐसा पंचायत होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम वहाँ पे, कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो विलेज में, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन उसको सॉल्व किया जाए। ये महात्मा गांधी का सोच था, इसलिए पंचायती राज सिस्टम विलेज में किया जाता है। इसको ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम बना दिए हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आप लोग सब इसको नोट्स कॉपी में कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन भी हम सेंड कर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू।